नमस्कार दोस्तों। ओनली यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। हम लोग ओनली आईएएस नथिंग एल्स के मंथली करंट अफेयर्स की नवंबर मैगज़ीन को डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम इकोनॉमी सेक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो नवंबर महीने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे हैं। डिस्कशन आपका हिंदी में होगा, बट आपको जो यहाँ पर नोट्स आपको देखने को मिलेंगे वो इंग्लिश में मिलेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, सो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। इकॉनमी सेक्शन में आज हम पहला जो हमारा टॉपिक है जो नवंबर महीने में इम्पॉर्टेंट रहा है वो है समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन भारत के द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन है। इसे समुद्रयान चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। भारत का अपने प्रकार का ये एक ऐसा पहला यूनिक मिशन है जिसे सेंड किया जाएगा डीप सी ओशियन में। डीप सी में काफ़ी गहराई में इसको सबमर्जिबल व्हीकल के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा, जिसके द्वारा यह समुद्र में डीप ओशियंस में जो माइनिंग से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन है और रेयर मिनरल्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कवर किया जाएगा। इस मिशन में 3 पर्सन्स को भेजने का प्लान बनाया गया है, जिसे इसमें जो व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें मत्स्य 6000 टू डेप्थ 6000 मीटर्स तक इसको भेजा जाएगा अंडर वाटर में स्टडी करने के लिए। इस मिशन में पार्ट के तौर पर 6000 करोड़ रुपीस डीप मिशंस में खर्च किए जाएंगे। इस मिशन के जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है वो मत्स्य 6000 की जाएगी एंड स्टार्ट में इसका जो रियलाइजेशन जो मिशन है जो व्हीकल है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिशन में जो जॉइंट एलाइड क्लब हैं उसमें यूएसए, रसिया, जापान, फ्रांस और चाइना ये कंट्रीज़ मिल कर के इंडिया के साथ काम करेंगी और अपने एक्सपीरियंसेस को इंडिया के साथ शेयर करेंगी। मत्स्य 6000 क्या है? यह एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल है जिसके द्वारा ये डीप ओशियंस में जाएंगे और वहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट और जो रेयर मिनरल्स हैं उनको रिसर्च करेंगे, उनकी खोज करेंगे। टाइटेनियम एलॉय से मिलकर ये बना होगा, ये एक स्फेरिकल शेप में होगा, ह्यूमन को सपोर्ट करेगा और सेफ्टी सिस्टम भी प्रोवाइड करेगा। लो डेंसिटी का होगा, बोयंस जो फोर्स होता है उसके मॉड्यूल पर काम करेगा। बोयंस फोर्स क्या होता है, बोयंस मॉडल्स क्या होता है, उससे पहले आपको समझना होगा कि बोयांसी जो फोर्स होता है वो क्या होता है। देखो क्या होता है कि एक हम बाल्टी लेते हैं, उस बाल्टी में हम कोई एक हल्का सा कुछ खिलौना जिसको टॉय कहते हैं वो हम अपने हाथ से जब उसको दबाने की कोशिश करते हैं तब तो वो नीचे चला जाता है। तो वो जितना स्पेस कवर करता है, जितना पानी की बाल्टी में जो पानी की एरिया को इधर उधर करता है पानी को, जब हम उसको उस हाथ को हटा लेते हैं, उस पर प्रेशर हटा लेते हैं, उस पर दबाव हटा लेते हैं, तो पानी क्या करता है उस पर नीचे से ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है। यानी कि वो टॉय जो पानी में अभी नीचे था वो अब ऊपर आ जाता है, वो यानी कि वो उस पर तैरने लगता है। इस तरह से जो वाटर के द्वारा किसी फ्लूइड्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है नीचे से ऊपर की ओर यानी कि अपवर्ड्स डायरेक्शन में, उसको हम लोग बुयांस फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर इसी तरीके का एक मॉडल्स काम करेगा जिसको कहेंगे हम बुयांसी मॉडल्स। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें पूरा सिस्टम है। ट्रिम सिस्टम भी यहाँ पर काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो सपोर्ट इमरजेंसी जो इंश्योरेंस है वो भी यहाँ पर रहेगा। 96 आवर्स तक इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसमें कुछ फैसिलिटेट होगा जो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो होंगे इसको हम लोग मैग मैग्नीज नोड्यूल्स भी कहते हैं। मैग्नीज नोड्यूल्स यानी कि मैग्नीज नोड्यूल्स का मतलब है जो मैग्नीज की जो ग्रंथियां हैं जो डीप ओशियंस में उन पर कंसंट्रेट करेंगे ओशियन को बॉटम तक, और कंसंट्रेट टॉपलर लेयर हाइड्रोक्साइड मैग्नीज हाइड्रोक्साइड का इसमें चारों ओर जो कोर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा।
दूसरा यहाँ पर हमारा आर्टिकल आता है मनरेगा से रिलेटेड। क्या है मनरेगा से रिलेटेड? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है मनरेगा, आप सब लोगों को पता है। इसमें गारंटी जो है वो 100 डेज ऑफ वर्क ऑफ अ ईयर, मतलब हर साल एक जो अर्बन रूरल एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं उनमें 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा, रोज़गार गारंटी दी जाएगी, ठीक है, उनके लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग ये सब कुछ ये स्कीम यहाँ पर काम किया करती है। और 2010 में नरेगा को इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। करंटली कवर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट। अभी इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स छूटी हुई थी, बट इसमें करंटली क्या कर दिया गया है, पूरे देश में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है। ये स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एमआरडी और एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है। इसके कुछ की फीचर्स हैं, इसको जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। ये स्कीम एक डिमांड ड्राइवन स्कीम्स है। इसमें डिमांड जहाँ नहीं होती वहाँ पर डिमांड हम क्रिएट करते हैं और फिर गवर्नमेंट उसको वर्क के फॉर्म में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ये स्कीम्स मोर ऑफ द टाइम एम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है, जो कि ग्राम पंचायत लेवल पर होता है। विद इन 15 डेज़ में जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोगों को दिलाना होता है। अगर कोई डिमांड करता है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो वो 15 दिन में कोई भी ग्राम पंचायत उनको वो रोज़गार वो काम दिलाती है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देती है। अगर सरकार या ग्राम पंचायत इस काम को करने में असफल होती है तो उनको वो अलाउंस दिया जाता है, वहाँ पर अनुदान दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। टाइमली पेमेंट करने का भी यहाँ पर वादा किया गया है कि 15 दिन के अंदर आप काम कंप्लीट कर लेते हो तो आपको वेजेस का भत्ता दिया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा। इन केसेस अगर फेल होते हो तो डिलेड कंपनसेशन भी आपको 0.05% दिया जाएगा, ठीक है। वेमेन एम्पावरमेंट करने के लिए इसमें मिनिमम जो सपोर्ट है वो वेमेन को दिया गया है, यानी कि 1/3 वर्कर्स जो होंगे वो वेमेन होना चाहिए। और मिनिमम जो वेज है, वेज पेमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग इसमें प्रोवाइड किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए इन स्टेट्स में। ग्राम सभा जो हैं वो सोशल ऑडिट्स कंडक्ट कराती हैं। सोशल ऑडिट्स मतलब एक इस तरीके का ऑडिट्स होता है कि गाँव में जो काम धंधा हुआ है, जो गाँव में जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट कराई गई हैं, सड़कें बनवाई गई हैं, तालाब को खुदवाया गया है, ये सारे के सारे काम सही ढंग से हुए हैं या नहीं हुए हैं, कम्युनिटी लेवल पर इसको क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है। और सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर के इसको फंडिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो स्कीम्स है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का ही पार्टिसिपेशन होता है। यानी कि स्कीम्स दो टाइप की होती हैं, एक आपको सॉरी एक स्कीम्स होती हैं वो आपकी होती हैं सेंट्रली स्कीम्स और दूसरी होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन इनकी पीसीए फ्रेमवर्क। देखो, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक पीसी फ्रेमवर्क को शेड्यूल करने की बात कही है। और ये कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं, उनको इफ़ेक्टिवली किस तरीके से मैनेज किया जाए इसके लिए फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई है। इस फ्रेमवर्क में बैंक्स जो वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं उनको इसमें रखने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ 2002 में जो स्ट्रक्चर अर्ली इंटरवेंशन जो मैकेनिज़्म था उसके लिए बैंक और ज़्यादा कैपिटलिज्म जो है, जो पुअर एसेट्स है उसको, और जो वनरेबल एसेट्स है उसकी जो लॉस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है उसको वो यहाँ पर एड्रेस करेगा। चेक ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या समस्याएं आती हैं, इसको वो चेक करेंगे। एंड नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स एनपीए होते हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स में, उसको भी एड्रेस करना, उसको भी सॉल्व करना पीसीए का एक इम्पॉर्टेंट मोटिव होगा। इस पीसीए के माध्यम से सर्टेन रिस्क जो थ्रेशोल्ड्स हैं उन ब्रांचेस को यहाँ पर वो एड्रेस करेगा। सर्टेनली लेवल पर जो असेट्स इक्वलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, और जो कैपिटल एंड द लाइक जो टैक्सेस है उसको भी ये काफ़ी यहाँ पर ध्यान देंगे।
रिस्ट्रिक्शंस टू टाइप का यहाँ पर होगा, टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, एक मैंडेटरी होगा और एक डिस्क्रिशनरी होगा। इसमें नॉट अलाउड टू रिन्यू एंड एक्सेस कॉस्टली डिपॉजिट, पीसीए को ये ट्रिगर दिया जाएगा कि आप अलाउ नहीं करोगे जब तक कि बैंक्स अपने आप को पूरी तरीके से डिपॉजिट क्लियर नहीं करके देती, स्पेशली ड्राइव टू रिड्यूस द स्टॉक ऑफ एनपीएज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। अब ये रिवाइज फ्रेमवर्क, ये कैपिटल, एसेट क्वालिटी, लेवरेज होता है, ये की एरियाज़ होता है मॉनिटरिंग करने का, मतलब इन चीज़ों को मॉनिटर करना होता है आरबीआई को किसी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का। इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स के तौर पर वो कैपिटल को एड्रेस करते हैं, एसेट क्वालिटीज़ को एड्रेस करते हैं, लेवरेज को एड्रेस करते हैं, साथ ही साथ वो CRAR, कॉमन इक्विटी टीयर रेशियो, नेट एनपीए रेशियो, टीयर फर्स्ट लेवरेज रेशियो आदि आदि, इन चीज़ों को वो यहाँ पर एड्रेस करने की या उनको इंडिकेटर के तौर पर रखने की कोशिश करते हैं। अब वो यहाँ पर आता है टेक्निकल टेक्सटाइल। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों रहा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल सेट द टाइम, अभी कहा है कि हम 5 गुना इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, हम इंक्रीज़ करेंगे, हम 5 गुना इंक्रीज़ करेंगे अपने एक्सपोर्ट को 3 साल में टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में। जो टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है भाई, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सरकार ने ये कहा है कि हम 3 साल के अंदर जो टेक्निकल टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाएंगे, 5 गुना बढ़ा लेंगे हम 3 साल में। देखते हैं कितना बढ़ा पाती है सरकार। खैर फिलहाल अभी हम देखेंगे कि टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है। टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और नॉन एस्थेटिक पर्पस। टेक्सटाइल जो होता है वो आपका, इसमें जो प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो नॉन एस्थेटिक पर्पस से किया जाता है। इसमें टेक्निकल परफॉर्मेंस और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान देना होता है। टेक्निकल टेक्सटाइल जो हमें प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करता है 12 बोर्ड कैटेगरीज़ का, ब्रॉड कैटेगरीज़ में, जिसमें हमारे एग्रोटेक आ जाता है, बिल्डिंग टेक आ जाता है, क्लोथ टेक, जियोटेक, होमोटेक, इंडोटेक, मोबिटेक, मेडिटेक, प्रोटेक्ट। कहने का मतलब ये है कि टेक्निकल टेक्सटाइल जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें एग्रोटेक, विल्डटेक, क्लोथ टेक, जियोटेक, होम टेक, इंडोटेक, मोबिटेक, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इंडिया का अभी टेक्निकल टेक्सटाइल में नियरली 6% शेयर है। मार्केट साइज ऑफ 250 बिलियंस US डॉलर में ये रहता है। ग्रोथ लेवल अगर हमें टेक्निकल टेक्सटाइल की इंडिया में देखते हैं तो मोमेंटम आप 5 साल में अगर इसको बढ़ाओगे तो ग्रोइंग इज़ 8% पर एनम रेट होना चाहिए। बट सरकार का एम है कि इसको 8% से हम लोग 15 to 20% तक ले जाएंगे 5 ईयर्स में। कब तक ले जाएंगे हम इसको, हम 5 ईयर्स में 15% तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स लगा रही है कि इसका जो टेक्सटाइल, जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, ये 3 साल में या 5 साल में इतने से इतने तक ले जाएंगे हम। तो गवर्नमेंट के कुछ एम हैं। जनवरी 2019 में गवर्नमेंट ने 207 HCN course technical textile less than 2 years become a next exporter technical textile. Also unveiled the national technical टेक्सटाइल मिशन के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट करना चाहती है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अकॉर्डिंग इसका एम ये है कि जो हमारी कंट्री की जो पोजीशन है ग्लोबल लेवल पर उसको हमें इंक्रीज़ करना है, टेक्निकल टेक्सटाइल को डोमेस्टिक मार्केट बनाना है और हमें एक ग्लोबल लीडर बन के उभरना है। हमें एक ग्लोबल लीडर बन के उभरना है। क्या बन के उभरना है, ग्लोबल लीडर बन के उभरना है। और ये इस सरकारों का एक मुख्य उद्देश्य भी है। ठीक है, आगे 92% टेक्सटाइल आइटम्स हैं जिनको हमें अपने देश में मिशन आत्मनिर्भर के तहत बहुत आगे तक ले जाना है। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाईवेज, रेलवेज, वाटर एंड मेडिसिन एप्लीकेशंस इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। भाई ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्यों न्यूज़ में रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में 8 जुडिशियल और 10 टेक्निकल मेंबर्स को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। क्या इसकी टर्म है? NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसका मतलब ये है कि इसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो जुडिशरी के पास होती हैं, ठीक है। इसे अंडर सेक्शन 408 कंपनीज एक्ट 2013 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है, और 2017 से इसको इसमें इस्टेब्लिश किया गया था। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि ये ट्रिब्यूनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो रिकमेंडेशन जो है वो बालाकृष्ण इराडी कमिटी जो है उसके बोलने पर ये ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। इसका पर्पज़ ये है कि ये कंपनी से रिलेटेड जो लॉ एंड इंसॉल्वेंसी जो लॉज हैं उनमें अगर कोई मैटर आता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये उनको सॉल्व करेगा। टर्म ऑफ मेंबर्स का टर्म्स कितना होता है? तो कंपनी एक्ट के तहत जो इसके जो मेंबर्स और जो चेयरपर्सन्स होते हैं उनका 5 ईयर्स तक इनका टर्म होता है। 5 ईयर्स तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, 65 ईयर्स तक, ठीक है, इनका ये रहता है। अपील्स क्या होती है? इनके जो डिसीजंस जो हैं, अगर इनके डिसीजंस को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है या तैयार होता है तो इसको अपील द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड NCLAT, मतलब NCLT के आगे भी एक ट्रिब्यूनल है जिसको हम कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसको ये अपनी अपील दे सकते हैं। और NCLT फर्दर द अपीलेट द सुप्रीम कोर्ट, और NCLT पर भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारा इसका सिस्टम है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन्स एंटरप्राइजेस प्रमोशन, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन्स एंटरप्राइजेस प्रमोशन CRPEP। इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्टार्टअप जो विलेजेस हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम है SBEP, इनकी 102 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को इसमें इन्वॉल्व करने की बात की गई, उनको सर्टिफाइड करने की बात की गई थी। ये एक सब स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना की। दीनदयाल अंत्योदय योजना की ये एक प्रकार की सब स्कीम है। इसे रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। दीनदयाल अंत्योदय मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इस प्रोग्राम में सपोर्ट करने के लिए जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनके मेंबर्स और उनकी फैमिली, और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो नॉन फार्मर्स जो फार्म सेक्टर में होते हैं उनको यहाँ पर और ज़्यादा ध्यान देने की बात कही गई है। साथ ही साथ इसके लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करना है रूरल एरियाज़ में, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल जो एंटरप्राइजेस हैं वो इस्टेब्लिश करने में सपोर्ट मिल पाए, ठीक है। उनको इस चीज़ पर ध्यान देना है। CRPEP जो बिजनेस सपोर्ट सर्विस जो है रूरल एरियाज़ में वो प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर, ठीक है। और बिजनेस प्लान्स, ट्रेनिंग, लोन्स, बैंक से लोन्स यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। कम्युनिटी लेवल पर जो ये प्रोग्राम है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड देयर फैमिलियरिटी, मतलब ये एक फैमिली बेसिस पर होगा, मतलब कम्युनिटी लेवल पर इस तरीके की जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे और इनके लिए एक पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है मार्की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। भाई ये मार्की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं? तो देखो, हम लोगों ने ना इकोनॉमिक्स में एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड जो ट्रस्ट है इनविट्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये इनविट्स क्या होता है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें डेवलप करना है तो उसके लिए हमें इन्वेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इन्वेस्टमेंट में जो फंड आता है, जो पैसा आता है इन्वेस्टर्स से पहले से जो कुछ पैसा होता है उसको एक ट्रस्ट में रख दिया जाता है। इससे अगर ये एक तरीके का इंश्योरेंस टाइप का होता है,
मतलब अगर इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस या लॉस होता है या वो स्कीम हमारी रुक जाती है, तो इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं भाई, उनका पैसा तो कहीं ना जाए, तो वो इस फंड के माध्यम से उसको उन लोगों को वापस लौटा दिया जाए। तो इसलिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हम लोग जो हैं, जो बैंकों में पैसे जमा करने जाते हैं, म्यूचुअल फंड में जो जमा करते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही तो यूज़ होता है। तो अगर हमारा वो पैसा डूब जाए तो कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए ये ट्रस्ट बनाया गया है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी अट्रैक्ट करने के लिए, इनकी जो मार्की इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके का कुछ कहा है। देखते हैं क्या कहा है। अब भाई ये क्या होते हैं मार्की इन्वेस्टर्स? मार्की इन्वेस्टर्स को हम लोग अच्छे से जानते हैं, ये इन्वेस्टिंग इन कंपनीज़, ये कंपनीज़ में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। जो कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी ए प्रोजेक्ट पी में क्या करना चाहती है? इन्वेस्ट करना चाहती है। भाई कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, तो यहाँ पर एक पर्सन है, जैसे कि पर्सन का हम जैसे कि रोहन एक लड़का है, इसके पास काफ़ी पैसा है, तो ये क्या करेगा? ये कंपनी ए में अपना पैसा डाल देगा, इन्वेस्ट कर देगा। ये कंपनी ए के इसने कुछ शेयर्स खरीदे और इसने क्या किया? ये कंपनी ए में शेयर खरीदे और कंपनी ए ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है इसमें अपना पैसा लगा दिया। तो ये पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है। टर्न इनटू रिसोर्सेज स्टोरीज टू द लेटर डेट। ठीक है, यहाँ पर ये बात होती है। दूसरी यहाँ पर एक बात और ये होती है कि जो इंडिविजुअल्स जो हैं, जो कॉरपोरेट हैं और इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें हो सकेंगे। ठीक है, और गिव्स अदर द होप्स, उनको कुछ होप्स यानी कि कुछ इन्वेस्टर्स होंगे, उनकी कुछ होप्स होती हैं, उनको ध्यान दिया जाएगा। परचेज ऑफ सम कंपनी शेयर से, कंपनीज़ के शेयर्स खरीद सकते हैं, उन शेयर्स खरीद सकते हैं। तो अब क्या होगा? ये जो रोहन ने जब इसमें इन्वेस्ट किया, यानी कि उसने कंपनीज़ के कुछ शेयर्स खरीदे। अब वो शेयर्स खरीदे तो जो कंपनी जब इसमें इन्वेस्ट करेगी तो इस इन्वेस्टमेंट में जो उसका फ़ायदा होगा तो उस शेयर्स के तौर पर उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर जितनी मीटिंग्स होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, सब में वो क्या करेगा? पार्टिसिपेट कर पाएगा और ज़्यादा इसमें वो ट्रांसपेरेंट होकर के उसमें अपना ध्यान दे पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टर्स कैन डिक्टेट फ्यूचर बिजनेस एंड इकोनॉमिक इवेंट्स। और क्या कर पाएंगे? इसके कोई स्पेशल रूल्स नहीं थे, लेकिन क्या है कि कुछ केसेस में इसको जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमें इसमें जो डिबेट होती हैं, इनकी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, इसमें हमें शामिल किया जाए, इसके लिए इसको आगे किया गया है। वन शुड नॉट जस्ट लुक अप प्रेजेंस ऑफ मार्की इन्वेस्टर्स, एक ऐसा प्रेजेंस होना चाहिए मार्की इन्वेस्टर्स के सामने जो उनको पोटेंशियल दे सके कि आप जिस प्रोजेक्ट में ना, जिस कंपनी में ना इन्वेस्ट कर रहे हो ना भाई, वो इन्वेस्टमेंट आपका सेफ़ है, वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है। तब जा कर के वो कहीं वहाँ पर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर वो पोटेंशियल्स ऑफ दोज कंपनीज देन इन्वेस्ट, तब जा कर के वो इन्वेस्ट करेगा ना वहाँ पर, जब उसे उसमें फ़ायदा दिखाई देगा। तो ये सारा यहाँ पर होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज़ रूल्स 2011। भाई ये क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस हैज़, इसने एक रूल नंबर 5 जो है लीगल मेट्रोलॉजिकल जो पैकेज से रिलेटेड है, इसमें कुछ रूल 2005 में, इसमें शेड्यूल 2 में वेरियस टाइप जो कम्युनिटी है इससे रिलेटेड इशू है। देखो एक नया प्रोविजंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस ने। इसने कहा है कि जो यूनिट सेल्स हैं, जो प्राइस डिक्लेयर करती हैं प्री पैकेट कमोडिटीज़ का, मतलब पैकेट होने के पहले जो प्राइस डिस्कवर करी जाती है, जो प्राइस बनाई जाती है पैकेट का, उसके लिए हम अलाउ करेंगे कुछ कंपेरिजन ऑफ प्राइजेस कमोडिटीज़ एट द टाइम ऑफ परचेस। जब हम उसको परचेस करेंगे तो हम कुछ प्राइजेस में क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, तब जा कर के हमें पता चलेगा कि इसकी प्राइस इस मंथ जो है वो क्या लास्ट ईयर से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जब डिसाइड होंगी तो हमें काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके बारे में इसमें बोला गया है। और इसमें डिक्लेरेशन होगा ऑफ एमआरपी का जो सिंप्लीफाइड है वो इसमें
सही से दिखाई देगा, सारी चीज़ें होंगी। डिक्लेयर ऑफ द MRP द प्री पैकेट कमोडिटीज ऑफ सिंप्लीफाइड मैनर्स। तो आपकी कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, जो हम लोग देखते हैं, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, जो MRP में हम इंडियन करेंसी में जो सारी चीज़ें हम पैकेट पर देखते हैं, जो भी चीज़ें खरीद के लाते हैं, तो उसमें हमारा प्री पैकेट जो हमारा खर्चा, जो प्राइस होती है, उस चीज़ को भी इसमें शामिल करने की बात की गई, एक नया रूल बनाया गया, ठीक है। अब अगला है हमारा लीड्स रिपोर्ट 2021। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी एक रिलीज़ की है एक रिपोर्ट, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, इसको शॉर्ट में हम लीड्स कहते हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट को 2018 में लॉन्च किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें स्टेट्स और यूटीज़ को रैंक दिया जाता है, और वो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के बेसिस पर इनको रैंक दिया जाता है कि किस स्टेट में वहाँ का जो इकोसिस्टम है, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार का है। तो इसमें लॉजिस्टिक, इससे क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। इससे क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो सजेसिव हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो देने में काफ़ी सहूलियत होती है। इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई स्कीम बनानी है, ठीक है, तो वो स्कीम्स बनाने में आपको सहूलियत होगी, क्योंकि आपको पता है कि उस स्टेट्स में थोड़ा सा लॉजिस्टिक इकोसिस्टम वीक है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिपोर्ट्स का उद्देश्य यही होता है। States have been to three separate classes: नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन यूटीज़ एंड अदर यूटीज़ ग्रुप्स को इसमें ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है 3 क्लासेस में। एक तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन यूटीज़ एंड अदर यूटीज़ को इसमें कैटेगराइज करके रखा गया है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो लीड्स इज क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर एक्सीलेंस। मतलब अगर कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में लीड्स का अगर हम शुरुआती देखें, तो इसमें काफ़ी इन्होंने एक्सीलेंट इकोसिस्टम को डेवलप किया है, काफ़ी हेल्दी कंपटीशन को डेवलप करने की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कुछ इस रिपोर्ट में एक स्ट्रक्चर्ड अलोंग के बारे में बात की गई है, 3 डायमेंशन की बात की गई है। 3 डायमेंशन क्या है? एक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, दूसरा ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, और फर्दर इनमें 17th पैरामीटर्स हैं जो इसमें रखे गए हैं। टॉप परफॉर्मेंस के तौर पर अगर हम बात करें, तो गुजरात टॉप परफॉर्मर रहा है, उसके बाद हमारा हरियाणा रहा है, पंजाब रहा है टॉप परफॉर्मर्स के तौर पर इंडेक्स में 2021 में, ठीक है। थर्ड ईयर इन अ रो गुजरात रिमेन द टॉप। गुजरात लगातार तीसरी बार टॉप पर रहा है। और यूटीज़ में अगर हम बात करें, तो हमारा दिल्ली काफ़ी टॉप पर रहा है, उसके बाद टॉप रैंक अमंग द अदर यूटीज़। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज रीजन में बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर टॉप पर रहा है, टॉप रैंक कर रहा है, एंड सिक्किम एंड मेघालय रहा है। तो इस तरीके से हमें ये रिपोर्ट्स किसके द्वारा पब्लिश कराई जाती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, कब फर्स्ट टाइम इसको रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिनरल कंसेशन फोर्थ अमेंडमेंट रूल्स 2021। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी एक रूल नोटिफाई किया है, ये मिनरल से रिलेटेड है। इसमें जो मिनरल्स जो हैं वो एटॉमिक और हाइड्रोकार्बन्स एनर्जी मिनरल्स हैं, उससे संबंधित मिनरल कंसेशन रूल्स 2016 है। इसमें कुछ अमेंड किया है, कुछ परिवर्तन किया है। क्या की प्रोविजंस हैं देख लेते हैं। इसमें कुछ सरेंडर ऑफ माइनिंग लीज पर लेने की जो बात है, उसको ऑल केसेस में अलाउ किया गया है। मतलब जो माइंस जो होती हैं उनको लीज पर दिया जाता है, उसको अलाउ किया गया है। पार्ट सरेंडर जो है अलाउड द वीकिंग केस और नॉन ग्रांट ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस। आपको जो ग्रांट जो है वो केवल जो नॉन ग्रांट जो है वो केवल फॉरेस्ट क्लियरेंस के बेसिस पर दिया जाएगा। अगर फॉरेस्ट ने अगर आपको क्लियरेंस दे दी है कि हाँ आप यहाँ पर माइनिंग कर सकते हो, मिनरल्स यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इसके ये पूरी बात है। यहाँ पर आपको अलाउ किया गया है ओवरबर्डन, वेस्ट रॉक, मिनरल विलो थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ को भी यहाँ पर ध्यान में दिया गया है।
प्रीवियसली इस रूल्स में क्या था, तो इस रूल्स में था कि इम्प्रिजमेंट अप टू 2 ईयर्स, अगर ऐसा कोई करता है तो उसको पेनल्टी के तौर पर 2 साल तक की उसको सज़ा हो सकती थी। कितने साल तक की? 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, और उसको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता था। बट अब इसको क्या कर दिया गया है? रिवोक कर लिया गया है, ख़त्म कर लिया गया है। और अब मेजर वायलेशंस के तौर पर पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ, ये इसको माना गया है। माइनर वॉयलेशन के तौर पर माना गया है कि ओनली फाइन दिया जाएगा, ठीक है। और वॉयलेशन ऑफ सम रूल्स में हैज़ बीन डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, मतलब अब उसको क्राइम नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो माइनिंग की कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन है, उसमें काफ़ी सुधार होगा। लेकिन यहाँ पर हमें सरकारों को थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें जो इन्वामेंटल क्लियरेंस है, फॉरेस्ट क्लियरेंस है, वहाँ के आसपास की जो कम्युनिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसके लिए भी यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। न्यू आरबीआई इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो बात देख लेते हैं कि ये एक कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव है। आरबीआई ने रिटेल जो डायरेक्ट स्कीम्स और आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम्स है, इसको भी उन्होंने प्रमोट करने की बात करी है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज का डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन होने जा रहा है। सो दोस्तों, इसको यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।